सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट आई थी फॉरेंसिक के हवाले से, शुगर मिल्स के हवाले से, शुगर करप्शन के हवाले से। वो रिपोर्ट सामने आई, फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी जमा करवाई गई और उसके बाद फिर सामने ये आया कि फ़ायदा उठाने वालों का नाम सामने आ गया। जहांगीर तरीन साहब का नाम भी इसी रिपोर्ट में सामने आया। इसी रिपोर्ट के तहत मोनिस इलाही, शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना, ओमनी ग्रुप और खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की चीनी मिल्स ने पैसे बनाए हैं। इस रिपोर्ट में ऐसा भी सामने आया। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश की गई है और तजवीज़ ये दी गई है कि रकम मुतासरा किसानों में तकसीम कर दी जाए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता जहांगीर तरीन, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अच्छे बुरे वक्त के बेहतरीन दोस्त कहलाते थे, PTI की ATM मशीन कहलाते थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद जहांगीर तरीन साहब बरतानिया चले गए हैं। जहांगीर तरीन कह रहे हैं चेकअप की गर्ज से गए हैं, वापस आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जहांगीर तरीन चेकअप करवाने गए या रिपोर्ट आने के बाद ये नाराज़गी का इजहार है। इससे पहले जहांगीर तरीन शहजाद अकबर और कमीशन के तरीक़ा इंक्वायरी पर भी सवाल उठा चुके हैं। पहली रिपोर्ट पर जब रद्द अमल सामने आया था उनका, तो वो कह रहे थे कि खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात ने उन्हें हैरान कर दिया है, इल्ज़ामात का सुनकर धचका लगा है। ट्विटर पर जहांगीर तरीन साहब ने लिखा था कि मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात पे मैं हैरान हूँ। मैंने हमेशा साफ शफाफ कारोबार किया है, पूरा मुल्क जानता है। मैंने हमेशा गन्ना उगाने वालों को पूरी कीमत अदा की है, हिसाब किताब के 2 अलग रजिस्टर नहीं रखता। अल्लाह जहांगीर तरीन साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो तो किसी भी किस्म के अभाम को मुस्तरद करते हुए वापस आने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त से मेरा ये सवाल है, जहांगीर तरीन की जाने की वजह रिपोर्ट पर नाला या खान साहब से पहले ही जैसा ताल्लुक नहीं रहा, इस बात से नाराज़ी तो नहीं है? अगर नैब शुगर इंक्वायरी केस को टेकअप करता है तो हुकूमतें बनाते वक्त बंदे लाने वाली तैयारा सरकार, इनको वापस कौन लाएगा? ये भी तो सोचने का और पूछने का सवाल है। बहरहाल वक्त गुजरता जाएगा तो सब कुछ सामने खुलकर आता जाएगा। पहली स्टोरी की जानिब आपको लिए चलती हूँ। तो नाज़रीन, जो कहते हैं ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, मैं इस पर आपसे बात करूंगी, अगली स्टोरी की जानिब जाऊंगी। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये खातून है संथियारची, जिनकी जानिब से अब से कुछ देर पहले एक हंगामा बर्पा हो गया जब सामने आया खुलकर कि इन्होंने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर। अहम लोगों के नाम इन्होंने लिए हैं अपनी इस ट्विटर वीडियो में, और इस वीडियो के ज़रिए बड़े इल्ज़ामात इनकी जानिब से लगाए गए। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये इनकी जानिब से पहली दफ़ा इल्ज़ामात नहीं लगाए हैं। इससे पहले भी ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से इल्ज़ामात लगा चुकी हैं और उस पर इनका मौक़िफ़ ये है खातून का कि पीपल्स पार्टी के ही कुछ अहम रहनुमा हैं जिन्होंने इनको ये सारी बातें बताई हैं। सहर कामरान साहिबा, सेनेटर सहर कामरान साहिबा मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। इससे पहले जब बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से इन्होंने बातें की थी, ट्विटर पर अपने पोस्ट इन्होंने लगाए थे, तो उस पर साहिबा भी FIA तक गई हैं, रिपोर्ट लेकर गई हैं। इनकी इस ट्वीट्स को, इन रिपोर्ट्स को इन्होंने रिपोर्ट करने की कोशिश की है। सहर कामरान साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक बार फिर इनकी जानिब से बड़ी बातें सामने आई हैं। 3 बड़े अहम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है संथियारची साहिबा ने। आपने जो FIA को रिपोर्ट की थी उसका क्या बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज मैंने जो खतूत लिखे थे उनकी अहमियत वाज़ेह हो गई है, मेरे जो सवाल थे उनकी अहमियत वाज़ेह हो गई है। यानी एक अमरीकी एजेंट जो पाकिस्तान में रह रही है, जब मैंने ये पूछा था कि वो पाकिस्तान में क्यों रह रही है, उसके पास किस किस्म का वीज़ा है, उसकी वीज़े की ड्यूरेशन क्या है, उसका स्पॉन्सर कौन है, उसके पाकिस्तान में रहने में क्या इंटरेस्ट है, वो क्या है, वो टूरिस्ट है, वो जो है वो राइटर है, वो पाकिस्तान में क्या कर रही है, वो अमेरिका, उसको सियासत में इतनी दिलचस्पी है तो अमेरिकी सियासत में जाके वो ट्रंप की खिदमत क्यों नहीं करती। उसके बाद ये जो उसने एक सिलसिला शुरू किया गलीज किस्म का, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर क्योस, डिस्ट्रस्ट फैलाए। और इसके अलावा मैंने ये भी पूछा था कि हमारी दावा करती है ये कि 2009-2010 में पीपल्स पार्टी ने ही इन्हें बुलाया था
देखिए बात यह है कि उनके दावों की मैं क्या बात करूं, मैं एक झूठी जासूस को अहमियत दूं? मैं ये कहूं कि उसके दावे सही हैं, वो जो इतनी गलाजत बोल रही है वो सही है। यानी अगर इसको किसी ने 2010 में 2011 में रेप किया था तो ये आज तक सो रही थी? मैं तो कहती हूँ इसका मेडिकल चेकअप अभी कराना चाहिए, अभी, कि आज इसको कौन रेप कर रहा है, ये बड़ा जरूरी है इसका मेडिकल चेकअप। और दूसरी बात ये कि मैंने खाली एफआई को खत नहीं लिखा था, मैंने सेक्रेटरी खारजा को भी लिखा था, मैंने डीजी आईएसआई को भी लिखा था, मैंने डीजी एफआईए को भी लिखा था, मैंने डीजी आईएसपीआर को भी लिखा था। अच्छा। मैंने दोनों मुतलका पार्लिमानी कमेटीज को भी लिखा था कि आप इस बात को इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्या करना चाहते हैं। मेरे नजदीक ये अमरीकी कुलभूषण जाधव है। मेरे नजदीक इसने यहाँ पे रह के अपने आप को टूरिस्ट बना के आला दफ्तरों तक, अस्करी इदारों तक, जो यहाँ का मीडिया सर्कल है उसमें, ब्यूरोक्रेसी में। अच्छा देखिए सहर अब सवालात तो उठेंगे क्योंकि खातून का दोबारा एक बार फिर इस तरह की वीडियो पैगाम आना, ट्विटर पर आना। हालांकि मुझे ये भी याद है इससे पहले जब इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से बात की थी तो इन्हीं के ट्विटर पैगामात मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा था, और गालिबन ये कुछ देर में हमारे साथ होंगी भी तो इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुझसे माफी मांग लेते हैं तो वो तमाम सबूत मैं मंजर आम पर नहीं लाऊंगी। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया कि बिलावल ने कुछ रिएक्ट किया हो इनकी बात पर, ये तमाम वो सबूत भी सामने नहीं लेकर आई हैं। अब मुझे बताइए कि ये एक और बात, एक और इल्जाम जो 3 बड़े अहम रहनुमाओं पर, मखदूम शहाबुद्दीन पर, यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर लगाए गए हैं, क्या अब पीपल्स पार्टी एक्शन लेगी? रहमान मलिक साहब पर इल्जामात लगाए गए, पीपल्स पार्टी कुछ करेगी, कुछ सोच रही है करने के लिए? मुझे आप ये बताएं कि मैं पीपल्स पार्टी नहीं हूँ क्या मैंने मुतलका इदारों को खतूत नहीं लिखे? इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो मुतलका इदारों से पूछ रही हूँ कि आज 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया, 29 तारीख पिछले जुमे को मैंने खतूत लिखे थे। हमारे मुल्क की एजेंसी दुनिया की नामी गिरामी एजेंसियों में गिनी जाती हैं, उन्होंने क्या तहकीकात की? वो ये बताएं ना कि जब, क्या आप मुझे बताएं कि कुलभूषण जाधव को आप टीवी पे लेके उसका इंटरव्यू नशर करेंगी? आप उससे ये पूछेंगी कि आप पे जो इल्जामात लगे हैं या जो आप यहाँ पर आए हो वो दुरुस्त है? देखें, एक एजेंट है जो इस मुल्क में आई है, इससे पहले भी आई थी, क्रिस्टीन फेयर, उसको भूलिए मत। देखिए आज अगर इसमें ये सहर आप जो कंपैरिजन कर रही हैं वो कुलभूषण यादव वो एक डिक्लेयर्ड जासूस है, क्या आपके दौर में ये देखिए बात ये है, मुझे आप ये बताएं कि इसका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान? ये आपके दौर में डिक्लेयर्ड हुई थी जासूस? देखिए हमारे दौर में तो मुझे मैं तो कहूँगी, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछूंगी कि भाई ये प्रेसिडेंट हाउस में आई थी, किस कैपेसिटी में थी, आपने इसको इन्वेस्टिगेट किया था? मैं तो क्लियरेंस वाले इदारों से पूछूंगी कि ये आपके हर जो है वो GHQ तक पहुंच गई, आपने इसकी क्लियरेंस की है? देखिए बात ये है, बहुत सारे सवालात हैं और मुझे इस बात का अंदाजा था, इसीलिए मैंने ये खतूत लिखे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह के एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल आप सहर कामरान साहिबा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, इस पर अब जो इनके इल्जामात सामने आए इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। खातून अगर इस तरह की बात कर रही हैं या फिर किसी एजेंडे के तहत ये काम कर रही हैं या फिर पीपल्स पार्टी की साख को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम चीज़ों पर तहकीकात होनी चाहिए और गिल्टी भी सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा, आप प्रोग्राम में साथ कोशिश कर रहे थे कि संथियार्ची साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होती प्रोग्राम में तो हम उनसे भी बात करते और उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करते कि 2009, 2010 और 2011 के तमाम मामलात हैं, तो ये इतने सालों बाद यानी तकरीबन 9 से 10 साल के बाद ये तमाम एलिगेशंस लेकर वो सामने क्यों आई हैं, इसका क्या मकसद है। बहरहाल नहीं आई साथ अगले टॉपिक की जाने बढ़ती हूँ। तो नाज़रीन कहते हैं ना वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, और कप्तान तो खुद कहते हैं वो लीडर ही नहीं जो यू टर्न न ले, तो खान साहब इस हिसाब से बड़े लीडर बन गए हैं। ये बात मैंने कल भी कही थी नाज़रीन। पाकिस्तान स्टील को नई मैनेजमेंट के साथ फिर से खड़ा करेंगे, ये मेरे जुमले नहीं है, ये वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के इलेक्शन से पहले के जुमले हैं। मुलाजमीन को निकाले बगैर इस्लाहात लाएंगे मगर किसी को निकालने नहीं देंगे। ये वो वादे हैं, ये वो दावे हैं जो इलेक्शन से पहले किया करते थे, मगर इलेक्शन हो गया, वोट मिल गए, हुकूमत बन गई, अब तू कौन और मैं कौन। अगर मैं मान भी लूं कि नून लीग की हुकूमत में घर बिठाकर मुलाजमीन को तनख्वाह देना गलत था, तो आपने भी 2 साल यही तो किया है।
फिर अगर उस वक्त मुलाजिमीन को निकालकर प्राइवेटाइज करना हराम था तो अब हलाल कैसे हो गया? ये भी बिल्कुल उसी दावे की तरह है कि मुल्क से रोजाना अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पीटीआई आएगी, बस मनी लॉन्ड्रिंग रोक देंगे, सारा कर्जा भी उतार देगी और मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। फिर क्या हुआ? ये मेरे और आपके नाज़रीन तमाम लोगों के सामने। इसलिए कहते हैं कि पहले तोला जाए फिर बोला जाए। खैर, आज सेनेट में स्टील मिल्स मुलाजिमीन को फारिग करने के फैसले पर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा है कि असद उमर ने कहा था हुकूमत के साथ नहीं बल्कि स्टील मिल्स के मुलाजिमीन के साथ खड़े होंगे। अब वो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? सेनेट में मौजूद वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हम्माद अजहर ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स ने 1985 से अपनी पैदावार का आगाज़ किया और 2008-2009 में ये मुनाफे से खसारे में चली गई। हम्माद अजहर कह रहे हैं कि 2008 से अब तक 90 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज और 2015 से अब तक 35 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाहें सिफर पैदावार के दौरान दी गई हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि हम चाहते हैं स्टील मिल्स को निजी पार्टनरशिप के साथ चलाएं। स्टील मिल्स की कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग के बाद निजकारी की जानिब जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजिमीन बरतरफी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। इसी पर बात करने के लिए मेहमान मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अरड़ साहब सब साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नादिर कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और साथ साथ शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, मैं आगाज़ करना चाहूँगी आपकी बात से। ये जो आगाज़ में मैंने अभी सुनवाया ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, उस वक्त भी वो ये दावा करते थे, यही बात करते थे कि हम स्टील मिल्स को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, हम किसी को निकालेंगे नहीं, मैनेजमेंट को दुरुस्त करेंगे, नया डायरेक्टर लाएंगे, नई मैनेजमेंट लेकर आएंगे। क्या हुआ? अच्छा डायरेक्टर नहीं मिला, अच्छी मैनेजमेंट नहीं मिली। ये हुआ क्या है कि दावों से बिल्कुल बरक्स होने जा रहा है जो भी हो रहा है। शौकत बसरा साहब। जी, आवाज आ रही है? किरण जरा काइंडली क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें जरा। मैं आपसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेती हूँ सर। मैंने हालांकि पूरा तज्जिया कर दिया था सवाल में, लेकिन सर बात यह है कि इमरान खान साहब जो दावा करते थे स्टील मिल्स के लिए, और गालिबन आपकी लाइन भी ड्रॉप हो गई है, तो मैं अपने दीगर मेहमानों की जानिब जाती हूँ। अतल्ला तारर साहब, सर ये क्या हो रहा है? क्या मुस्लिम लीग नून ने किसी किस्म का कोई राबता किया है स्टील मिल्स मुलाजिमीन से? बड़े 2-3 दिन से बेचारे एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। देखिए, जो जमात 1 करोड़ नौकरियों का वादा लेके आई हो, और जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो जो शरह नमूद थी, जो ग्रोथ थी, वो 5.8% पर थी और 6.4% पर प्रोजेक्टेड थी कि ये 6.4% तक जाएगी। और जो महंगाई की शरह थी वो 5 से 4% के दरमियान थी। अब 1.5-2 साल के अंदर ही कोरोना ना भी आता तो जो शरह नमूद है वो अब माइनस में चली गई है। 1.3 थी, अब माइनस में है। महंगाई की शरह 11% से भी तजावुज कर गई है। जो 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे, जो लेटेस्ट तखमीना है उसके मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और 40 लाख अफराद जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। कर्जों की जो पोजीशन है, हमने तो चले कर्जे लिए, 12,000 अरब लिया, 18,000 उसमें मेगावाट बिजली लगी, 12,000 मेगावाट तकरीबन उसमें 12,000 किलोमीटर उसमें सड़कें बनी, उसमें लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं। 64 अरब डॉलर सीपैक के तहत इन्वेस्टमेंट आई। अब 2 साल में एक ईंट भी ना लगे, लोग भी बेरोजगार हो जाएं, गुर्बत की लकीर से भी नीचे लोग चले जाएं, और आपने जो वादा किया था स्टील मिल को अपने पैर पे खड़ा करने का, और माजी में मैं याद दिलाता चलूं कि जब हमारे दौरे हुकूमत था, जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो पीटीआई ने उसकी मुखालफत की। पीटीआई जो है वो पीआईए एम्प्लॉइज यूनियन के साथ खड़ी हुई और इन्होंने कहा कि इसकी प्राइवेटाइजेशन नामंजूर। अब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं चलेगा ना जी। आपकी माजी की पॉलिसियां थी, आपके माजी के दावे थे, 126 दिन जो सुनहरे ख्वाब आपने इस कौम को दिखाए, जो दूध और शहद की नहरें बहाने के दावे किए, उसके लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आप अतौला साहब, आपसे और पीपल्स पार्टी से अगर सजेशन मांगी जाती है, ऑप्शन मांगे जाते हैं, तो आपके पास क्या सजेशन, क्या ऑप्शंस मौजूद है? मैं आती हूँ आप दोनों की जानिब दोबारा। मैं आती हूँ सर। शौकत बसरा साहब भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत बसरा साहब, इलेक्शन से पहले स्टील मिल्स को अपने पैरों पर खड़ा करने का दावा, इलेक्शन के बाद मुलाजिमीन को निकालने का इरादा, सर कैसा इंसाफ है ये? शौकत बसरा साहब। किरण, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इफ एंड बट नहीं है।
बिल्कुल हमने यही बातें कही थी, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर की भी यही गुफ्तगू थी, असद उमर साहब की भी यही गुफ्तगू कि हम जब आएंगे कोशिश करेंगे कि इदारों को अपने पाँव पे खड़ा करें। लेकिन मैं आपको, दोनों भाई मेरे बैठे हैं और दोनों माशाल्लाह बहुत ही जाहिर है मीडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी के आदमी भी क्लोज हैं। मेरा सिर्फ इनसे एक सादा सा सवाल है कि मुझे ये बता दें कि जब हमें दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बता दें, कोई ऐसी पार्टी बता दें कि पहली बार इक़्तिदार में आई हो, उसका लीडर पहली बार वज़ीर आज़म बना हो और आते ही उसको 32,000 अरब का कर्जा मिला हो, तमाम पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ हो, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज, और सबसे बढ़कर मेरा चैलेंज है दोनों भाइयों के लिए, एक इदारा मुझे बता दे पाकिस्तान में, एक डिपार्टमेंट। शौकत बस्तर साहब, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले पता थी ना? किरण प्लीज एक मिनट। कोई एक इदारा, जिस स्टील मिल की चले बात हो रही है, स्टील मिल, PIA, एक इदारे पे हाथ रखें। हम ये मुनाफा बख्श छोड़ के गए थे और इन्होंने आके बेड़ागर्क कर दिया। सर आप मुझे, शौकत बस्तर साहब आप मुझे ये बताएं ना, ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ये आप लोगों को इलेक्शन से पहले मालूम नहीं थी? खान साहब को 2016 में ये मालूम नहीं थी, या फिर आप लोगों का होमवर्क नहीं था, आप लोगों ने दावे कर दिया और फिर अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं? किरण आपकी इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप यकीन मानिएगा अंदाजा नहीं था कि घर के मालिकों ने, घर के ओनर्स ने किस बेदर्दी के साथ घर को लूटा है, किस बेदर्दी के साथ, बल्कि मैं ऐसा लफ्ज अब इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि इन्होंने इस तरह तो कोई दुश्मन भी नहीं करता अपने घर के साथ और अपने मुल्क के साथ। ये मुझे बताएं कौन सी रॉकेट साइंस थी किरण नाज कि खुद तो ये अमीर से अमीर तर हो गए और पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो गया। लेकिन सर आप लोग देखें ना, आपने भी तो इस तरह के वादों से, दावों से सर इलेक्शन में वोट तो ले लिए ना, फायदा तो आप लोगों ने भी हासिल कर लिया ना सर। ये बात दुरुस्त है। पहली बात तो ये दुरुस्त है कि हमने वाकई बड़े बड़े दावे किए थे कि हम कोशिश करेंगे कि जब वापस आए, लेकिन मैं आपको किरण नाज फिर कहूँ, जब आप हुकूमत अनडाउटेडली, हमें अंदाजा नहीं था ना प्राइम मिनिस्टर को अंदाजा था, जैसे ही हुकूमत में चलिए शौकत बस्तर साहब, ये तो आपकी अच्छी बात है कि आप इस बात को मान रहे हैं कि बड़े बड़े दावे बड़े बड़े से हो गए, लेकिन सर आप लोगों के इन बड़े बड़े दावों की वजह से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के दावे मानकर इलेक्शन में वोट दे गए थे, उनको मरवा दिया है आप लोगों ने। सर मैं नादिर गबूल साहब की जानिब जा रही हूँ, फिर आती हूँ आप दोनों के पास। नादिर गबूल साहब, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो वाहिद जमात है जो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जब वो लोग चाह रहे थे प्राइवेटाइजेशन करना, उस वक्त भी आप लोगों की जानिब से मुखालिफत थी, अभी भी आप लोगों की जानिब से मुखालिफत है। सर ये मुखालिफत बराए मुखालिफत है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई प्लान भी मौजूद है? अगर हुकूमत आपसे कोई सजेशन मांगती है तो क्या सजेस्ट करेंगे? किरण आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये मुखालफत बराए मुखालफत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा था न्यूज़। सर बस ये सोचकर बात कीजिएगा कि आप अपने 5 साल में क्यों नहीं इदारा खड़ा कर सके थे उन्हीं सजेशंस को लेकर जो भी आप अभी मुझे प्रोग्राम में देंगे। देखिए जी, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं ना। ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफ़ा था पाकिस्तान की आवाम के लिए, और ये एक बहुत बड़ा एक स्टील मिल, रीजन का सबसे बड़ा स्टील मिल बनाया गया था, स्टेट ऑफ द आर्ट था उस ज़माने में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह चल रहा था। अब अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये हुआ है, देखें वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी इज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी गरीबों की या मज़दूरों की बात की है तो हमेशा उस वक्त के अपोजिशन पार्टीज़ ने उसकी मुखालफत की है। चाहे PIA की आप बात करें, चाहे के इलेक्ट्रिक की आप बात करें, हमने हमेशा मुखालफत की है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जी जो गरीब आवाम है, जो एक शख्स जो काम कर रहा है वो एक शख्स नहीं है, उसके पीछे उसके 10 ख़ानदान के मेंबर्स बैठे हुए हैं। अगर एक को हमने निकाल दिया नौकरी से तो 10 के 10 के लिए मुश्किल हो जाएगा रोज़गार हासिल करना। तो प्लान तो यही है जी हमारे पास कि हमने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की तरफ हमने जाना है, हमने रीजनल अपनी प्राइसेस इतनी कम करनी है, हमने क्वालिटी बढ़ानी है, हमने उसके ऊपर फोकस करना है। हमेशा ये होता है कि हम एक पहल करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, चीज़ों को अच्छी तरफ हम ले जाना शुरू करते हैं, बट हमारी टांग काट दी जाती है, या तो हमारे इलेक्शंस हाईजैक कर दिए जाते हैं, जो कि सबसे रिसेंटली हुआ था हमारे 2013 के टेन्योर के बाद, या अगर माजी में चले जाएँ तो हमारी हुकूमत को गैर आइनी तौर पर गिरा दिया जाता है। तो एक वो डेमोक्रेसी की कंटिन्यूशन आई नहीं है कि एक गवर्नमेंट के बाद हमें मुस्तकिल दूसरी गवर्नमेंट मिली और हम कोई एक सस्टेन्ड किसी कंपनी को बेहतरी की तरफ ले जा सके। मगर आपने बहुत अच्छा एक्सपोज किया PTI को, इनको पता था बिल्कुल कि क्या हालात हैं स्टील मिल्स के, क्योंकि इनकी असद उमर वैसे सर ये सिर्फ PTI को एक्सपोज करने की बात नहीं है,
थी। उनके अभी बेचारों के 2 साल हुए, लेकिन आप तमाम लोग, आप दोनों मुस्लिम लीग नून भी और आप भी हुकूमत कर चुके हैं। अगर आप लोग इल्जामात लगा रहे हैं, अगर आप उनको टफ टाइम दे रहे हैं, जी टफ टाइम अगर आप उनको दे रहे हैं, तो सर आपको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि आपने अपने दौर में इस पर काम क्यों नहीं किया, अपने दौर में ये खड़ी क्यों नहीं हो सकी। अताउर रहमान साहब, इस वक्त क्योंकि आपके अपने दौर में ये प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, अताउल्लाह तालड़ साहब आपके अपने दौर में भी ये प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, इस वक्त आप किसकी जानिब सोच रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हैं या समझते हैं कि अब देर आए दुरुस्त आए, जिस तरफ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुरुस्त समत में जा रही है? किरण साहिबा, एक तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई शौकत बसरा साहब ने जो मंतक दी कि मुल्क को लूटा गया दोनों अदवारे हुकूमत में और बेदर्दी से लूटा गया, मिल गए, लूट घसूट कर दी, तो मेरा बड़ा बेसिक सवाल ये है कि जिन अदवार में मुल्क को लूटा गया था बकौल इनके, उस दौर के वजीर ख़जाना को मुशीर ख़जाना मैंने तो नहीं लगाया हफीज़ शेख साहब को, वो रहे ना पीपल्स पार्टी के 2008 से 13 तक मुशीर ख़जाना। और खुसरो बख्तियार साहब अगर मुझे याद पड़ता है प्लानिंग के वजीर रहे हैं और अभी चीनी चोरी के बाद उनकी प्रमोशन हुई है और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की मिनिस्ट्री दी गई है, तो वो पिछले 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वो और उनके भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन एंजॉय करते रहे हैं और एंड पे गालिबन उनको कैबिनेट पोजीशन भी ऑफर हुई थी। तो इक़्तिदार का खूब उन्होंने मजा लूटा है, तो ये चोरों को साथ इनको नहीं मिलाना चाहिए था। मैं इसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ। और जिन लोगों ने लूटा उन्हीं को मिनिस्ट्रियाँ पकड़ा दी, उन्हीं को टेबल पे बिठा दिया कि जिन्होंने लूटा है वो मजीद लूटे। तो बात यह है कि बात करने से पहले सोचना चाहिए कि किन लोगों के साथ आप बैठे हैं और किन से क्या काम ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बातें की हैं बसरा साहब, आपको ये ख्याल होना चाहिए था कि ये सारे दावे जब आप कर रहे थे तो उस वक्त की उस दौरे हुकूमत के अंदर प्राइवेटाइजेशन को रोका आपने। आपको तो ये चाहिए था कि आपकी हुकूमत आई थी, आप इंडिपेंडेंट सेटअप लेके आते, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाते, बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजर्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स दुनिया के लेके आते और उनको बिठा के पूरी तवज्जो देते स्टील मिल के ऊपर कि जी इतना खसारा है, इसको खसारे से निकालना है, हमें इसका हल बताया जाए। जिसने मईशत की तबाही में कलीदी किरदार अदा किया असद उमर साहब को, उनको खजाना से हटा के उनको मिनिस्ट्री दे दी गई प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद उनको लगा दिया गया, अब कोरोना का इंचार्ज उनको लगा दिया गया है। असद उमर साहब का स्टांस क्या होगा सर? क्योंकि ये सवाल भी बड़ा है। असद उमर साहब भी इलेक्शन से पहले ये दावा करते रहे कि अगर हुकूमत खिलाफ जाती है इस फैसले के तो वो हुकूमत के खिलाफ जाएंगे। शौकत बसरा साहब वापस आती हूँ, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, फिर इस बात का जवाब लूंगी। ब्रेक लीजिए नाज़रीन। वेलकम बैक वंस अगेन जी। स्टील मिल्स मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा, इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के दावों का क्या होगा, वादों का क्या होगा, इस पर हम बात करें। पैनल साथ मौजूद है। शौकत बसरा साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे ये पूछ रही थी, असद उमर साहब जिन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था वो भी हुकूमत के खिलाफ चले जाएंगे अगर हुकूमत इस फैसले के या स्टील मिल्स के खिलाफ जाती है, अब क्या करने जा रहे हैं? असद उमर साहब का क्या स्टांस होगा नेक्स्ट? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह ने तो उनसे ये भी कह दिया है, इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे वादे पूरे नहीं कर सकें तो अब इस्तीफा दे दें। किरनाज, मैं आपको गुजारिश करूँगा, फिर मैं फिर कह रहा हूँ, अनडाउटेडली ये सारा कुछ कहा गया कि हम ये जो डूबे हुए 6 यूनिट हैं हम इंशाल्लाह उनको अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, हम लोगों को बेरोजगार नहीं करेंगे। आप दोनों भाइयों से ये एक सवाल मुझे पूछते हैं कि ये स्टील, हम दोनों स्टील मिल की बात करते हैं और पीआई करते हैं, दो बड़े हमारे दोनों प्राइड हैं। दोनों इन्होंने जब ये अपने द्वार में थे दोनों ने फार सेल लगाए रखा। इनको नून लीग ने कितनी बार इसको बेचने की कोशिश की, इनके असासों को बेचने की कोशिश की, और इन दोनों पार्टियों ने जो एक पूरा इम्तियाज में समझता हूँ अपने अपने दौर में हुकूमत में मुल्की वसाइल और असासों को साइंटिफिक तरीकों से लूटा और करप्शन को बाकायदा एक फन का दर्जा दिया। मैं आपको थोड़ी सी फैक्ट फिगर आपके सामने रखता हूँ, दोनों भाइयों की तरफ नजर करूंगा और मैं आपको हल बताऊंगा हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अब हम पे जिम्मेदारी है क्योंकि हम हुकूमत में हैं और हमने अब हल निकालना है। जैसे भी हो हमने चीजों को बेहतर करना है, जाहिर है। अब थोड़ा सा एक स्टील मिल 5 सालों से बंद पड़ी है, हमारी हुकूमत कितनी देर से आई है? 2 सालों से, और बंद 55 अरब रुपए किरण नाज बंद मिल के मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं। 70 करोड़ रुपए महाना मुख्तलिफ नुकसानात की मद में अदा किए गए हैं।
पाकिस्तान से और शौकत बसरा साहब मसला ही तो मेरी भी बात सुन लेना सर। आप जो बात करें मसला तो ये है ही नहीं जिसपे आप तमाम तीनों लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो बातें आप लोग अब कर रहे हैं, ये सब सारी बातें जब मुस्लिम लीग नून अपने दौरे हुकूमत में कर रही थी तो फिर आप लोग क्यों मुखालिफत कर रहे थे? सुनिए, नहीं, हम तो ये कहते थे कि 4-4 बारियां लेने वाली हुकूमतें, इन्हीं इदारों को उन्होंने लूट खसूट करके मनपसंद लोगों को बेचकर, मनपसंद लोगों को टेंडर देकर, मनपसंद लोगों को ठेके देकर इनका बेड़ा गर्क किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? सुन लें मिसवारी, देखिए हम इसको ये इंश्योर करेंगे, अगर हम इसकी प्राइवेटाइजेशन का फैसला कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह जो मुलाजमीन हैं कोशिश कर रहे हैं कि उनका सर मार्च में बकिया 7 इदारों के बारे में बात हुई है प्राइवेटाइजेशन करने की, और खान साहब कहा करते थे किसी इदारे को प्राइवेट नहीं किया जाएगा, मैनेजमेंट बेहतर करके अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। सर ये टॉपिक जब तक हल नहीं हो जाएगा डिस्कस, मुझे अगले टॉपिक की जाने भी बढ़ना है। आप तीनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, दिखाइए जी, फिर कोरोना की बात करते हैं। कोरोना नाज़रीन इंतहाई खतरनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान में बढ़ते बढ़ते कोरोना केसेस में दुनिया के 213 मुल्कों में 17वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान में सिर्फ जून के 5 रोज में 19,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इन्हीं 5 दिनों में 335 अमवात भी हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 68 अफराद जाबाक हो चुके हैं और 4,896 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 50% केसेस पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब एक बार फिर तेज़ी से कोरोना केसेस में आगे जा रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को महफूज रखे इस वबा से, क्योंकि एक तरफ ये अमवात हैं, दूसरी तरफ मुल्की मईशत है जो तबाह हो रही है। वजारत ख़जाना के मुताबिक 30 लाख अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। कोरोना से गुर्बत की शरह 24.3% से 33.5% हो जाएगी। इमरान खान ने वाज़ेह किया है किसी सूरत में दोबारा लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, मगर वो कहते हैं जिन इलाकों में कोरोना ज़्यादा फैलेगा उन इलाकों को सील किया जा सकता है, जिसकी हम मिसालें पहले भी इस्लामाबाद और मुल्का इलाकों में देख चुके हैं। कोरोना से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मसाजिद कोरोना फैलाने का बाइस नहीं बन रही हैं। पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जहां रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई थी और अब दुनिया में मसाजिद खुलने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन खान साहब अब भी मुतमईन है कि पाकिस्तान की सूरत हाल दीगर मुल्कों के मुकाबले में बेहतर है, मगर खान साहब आज जो बातें आप कर रहे हैं वही बातें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किया करते थे। चाइना का वायरस इसे कहा करते थे, ये कहा करते थे कि दीगर मुल्कों के मुकाबले में अमरीका में केसेस कम है, अमवात की शरह कम है, हालात काबू में है, घबराना नहीं है। मगर आज वहाँ का हाल देख लें। अल्लाह हमें ऐसे वक्त से बचाए, अल्लाह हमें इस इत्मीनान से बचाए। अताउल्लाह तारड़ साहब, आपकी जानिब मैं ये सवाल लेकर आ रही हूँ। वज़ीर आज़म साहब इस वक्त बड़े मुतमईन हैं और इसी तरह का इत्मीनान हमने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा था। अल्लाह ना करे कि हम ऐसी वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जाएं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं इस पे ज़रा डिफरेंट कमेंट इसलिए करूंगा कि मैं अभी इससे गुजरा हूं। मैं 14 दिन की क्वारंटाइन के बाद कल निकला हूं इससे, और मेरे 2 उसके बाद जो नेगेटिव्स आए हैं और मुझे डॉक्टर्स की तरफ से इजाज़त मिली है कि मैं आइसोलेशन ख़त्म करूं। तो कोई अवेयरनेस नहीं है। यानी आपको अगर ये हो गई है खुदा ना खास्ता, तो आपको हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं बताया जाएगा कि आपने इसका इलाज किस तरह करना है, आपने किन अलामात के ज़ाहिर होने पर हस्पताल जाना है या नहीं जाना, आपको अगर ये हो गई है इससे बचाव के तरीके क्या हैं। और मैं तो सोचता हूं कि जो लोग एक घर में 22 अफराद हैं, या जिनकी हेल्थ फैसिलिटीज तक रसाई नहीं है, या जो ऑक्सीमीटर खरीद के अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर नहीं कर सकते वंस ये डायग्नोज हो जाए, वो किस हाल में होते होंगे और उनका वाली वारिस कौन है इस मुल्क के अंदर। जो कंफ्यूजन फैलाई गई किरण साहिबा, वो फ्रॉम द वेरी टॉप फैलाई गई। कहा गया ये फ्लू है, हालांकि इसमें फ्लू नहीं होता, इसमें बिल्कुल फ्लू नहीं होता। गले की इसमें खराश जरूर होती है, खांसी जरूर होती है, गला जरूर खराब होता है, फ्लू इसकी अलामात में शामिल ही नहीं है। कहा गया ये फ्लू है, फिर कहा गया ये बूढ़े और सिर्फ बीमार लोगों को होता है, फिर कहा गया ये गर्मी से मर जाता है, फिर कहा गया ये जानलेवा नहीं है, फिर कहा गया 1.5 लोग मरेंगे। यानी 1.5 बंदा किस तरह मरता है? मतलब वजीर आजम है, कुछ सोचते हुए आप, मतलब कुछ बात करते हुए आप सोचते भी हैं कि नहीं। फिर कहा गया अशराफिया का लॉकडाउन। अब लेटली कहा गया है कि मेरी मर्जी का लॉकडाउन नहीं था, अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं इस तरह का लॉकडाउन करता। वफाकी हुकूमत बदकिस्मती से आपकी है, 3 सूबाई हुकूमतें बदकिस्मती से आपकी हैं,
आप वो शेर है ना कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, जी। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अब इतनी कंफ्यूजन फैलाने के बाद मुझे ये बताइए फ्यूचर पॉलिसी क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ वसूख के साथ हर दूसरे घर में कोरोना है पंजाब में, जो मैं देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द। जिससे बात करें घर में 2-2 3-3 पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स फुल हैं, वेंटिलेटर्स की इस वक्त सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है और तेजी के साथ फैल रहा है। आप जब कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं ना तो उस पे जो अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए आप रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद आप पॉलिसी को चेंज करते हैं और जो कमियां सर ये कंफ्यूजन तो मुसलसल ही रही कि तमाम लोग ही एक पेज पर नहीं आ रहे थे, पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही थी, वाज़ेह नहीं हो रही थी कि आखिर किया जाए। किसकी जिम्मेदारी? ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी थी, वफाक की भी, सिंध की भी, तमाम लोगों को एक पेज पर होकर इस पर काम करना चाहिए था। नादिर कबूल साहब, वजीर आजम साहब ये भी कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स ने पूरा रमजान जबरदस्त तरीके से काम किया, SOPs पर अमल करवाया है। सर मुत्तफिक हैं आप वजीर आजम साहब की इस बात से? वज़ीर आज़म साहब की इस बात से नहीं, किसी बात से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। हमें तो टाइगर फोर्स ना कहीं नज़र आई, ना इनके कोई वज़रा नज़र आए। इनके वज़रा मुझे ज़रूर नज़र आए हैं डिफेंस में CVU पे वॉक करते हुए या गाड़ियाँ भगाते हुए। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने बहुत उनका नाम ले लिया, मगर इनकी कोई मुझे टाइगर फोर्स नज़र नहीं आई, कोई भी इनका रिप्रेजेंटेटिव नज़र नहीं आया। इनके यहाँ 1-2 MPs हैं जो पता नहीं इंटीरियर सिंध में जाके स्कूलों उन लोगों को दिखाते हैं, मगर कोरोना पे काम करते हुए नज़र नहीं आए। कोरोना पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कन्फ्यूजन फैलाया हुआ है। हाँ, ये इनकी बात सही है इमरान खान साहब की, आज जो इन्होंने की है कि दुनिया भर में लॉकडाउन हट रहा है, मगर जनाब दुनिया भर में केसेस भी तो गिर रहे हैं। आप कर्व्स देखें इस वक्त कोरोना के, दुनिया भर में पीक आए हुए 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं और 3 हफ्ते से मुसलसल केसेस गिर रहे हैं, तब जाके दुनिया और आगे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मजीद 4 हफ्ते ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। शौकत बसरा साहब, बिल्कुल इसमें केसेस बढ़ रहे हैं, हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारे नंबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारा मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है जो तकलीफदेह है, यकीनन बाइस तशवीश भी है तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी, हुकूमत के लिए भी। लेकिन शौकत बसरा साहब, वजीर आजम साहब बहुत इत्मीनान में, बड़े मुतमईन है और यही इत्मीनान हम तमाम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब का देखा था। सर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए। स्वीडन की मिसालें आप लोग दिया करते थे जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप स्वीडन की मिसालें दिया करते थे, स्वीडन का लॉकडाउन नहीं है, वहां पर सारी चीजें आम है, खुली हुई हैं और वहां पर भी अब आप देख लीजिए हाल क्या हो रहा है। शौकत साहब, किरण फिर डिस्टॉर्शन आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर इत्मीनान के बारे में पूछ रही हूँ, इनकी बात का, नादिर कबूल साहब की बात का जवाब भी दे दीजिए और वजीर आजम के इत्मीनान के बारे में भी बता दीजिए, क्यों है इतने मुतमईन? किरण, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज रखे। जो लोग इसमें पॉजिटिव हैं, कारण साहब, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। जो दूसरे लोग मरीज हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जो फौत हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। एक बात से किरण अंडरस्टैंड करने वाली है कि मैं तो जब अपोजिशन की गुफ्तगू सुनता हूँ, उनका क्रिटिसिज्म सुनता हूँ, तो मैं उससे यही अंदाजा लगा सकता हूँ कि अमेरिका के अंदर, UK के अंदर, चाइना के अंदर, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, 217 ममालिक के अंदर जो कोरोना आया है ना, वो अल्लाह ताला का अजाब है, अल्लाह ताला की जो ना बहुत बड़ी लानत हुई है उन ममालिक के अंदर। पाकिस्तान में जो आया है ना, वो इमरान खान साहब की नाकामी है और हुकूमत की नाकामी है। अब इस सोच को मैं बीमार ज़हनियत कहूँ, इस सोच को मैं क्या कहूँ, मेरी समझ से बाला है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोरोना जो एक कुदरती आफत है, जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है, वो ममालिक जहाँ पे हेल्थ केयर का निज़ाम आसमान से बातें कर रहा था, जहाँ पे इकोनॉमी आसमान से बातें कर रही थी, आज सूरत वहाँ पे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरे हैं। हमने यहाँ भी मैं नहीं कहता कि हमने बहुत अच्छी इंतजाम कर ली। बिल्कुल ठीक है शौकत बसरा साहब, मसला ये टिकटॉकर्स को बुलाया जाए या फिर टीवी पर बैठकर बात की जाए, बहरहाल SOPs पर अमल किसी भी तरीके से करवाया जाए और अवेयरनेस का मामला जो है ना वो हुकूमत को अपने हाथ में रखकर बड़ी क्लियरली और अपना भी जहन को क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। कोरोना की मैंने बात करनी है, डॉक्टर आदिल हैदर मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। बगैर किसी तवक्कुफ के मैं डॉक्टर आदिल हैदर की जानिब चलूंगी। आगा खान से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, कोरोना को हम डिस्कस कर रहे हैं एक और, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई रिसर्च सामने आ रही है और जैसा कि ये इतना नया है कि अभी कोई समझ नहीं पा रहा है। अब जो नई रिसर्च सामने आ रही है उसमें कह रहे हैं कि ए ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा उसको मुतासर कर रहा है ये कोरोना वायरस। सर, इज़ इट ट्रू, इज़ इट राइट? Assalamu alaikum, and thank you so much for having me on the show, Ms. Kiran Naz. Dekhiye, this is a nice study with 1,600 plus patients from Europe, but it has not been published. ये actually जो peer review process होती है कि लोग डेटा देते हैं, फिर जो लोग blinded लोग उसको पढ़ते हैं अच्छी तरह से, उसको हर चीज़ चेक करते हैं, समझते हैं, फिर वो चीज़ पब्लिश होती है। वो अभी मैंने जहाँ तक मैंने देखा है ये पब्लिश peer reviewed जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ है और शायद इसके रिजल्ट्स आगे हैं। ब्रांड न्यू चीज़ है ये, मैंने पूरे इसकी तफ्तीश नहीं की है। नाउ आई कैन टेल यू कि ये बिल्कुल सच है कि नहीं है, मगर हाँ पॉसिबल डेफिनेटली है, क्योंकि जेनेटिक मैकेनिज्म्स में डिफरेंसेस हो सकती हैं और ऐसा हो सकता है कि ये किसी एक स्पेसिफिक कुछ लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। एक दो चीज़ें जो हमें पता है वो यानी कि जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनके ऊपर तो डेफिनेटली ये अटैक करता है ज़्यादा बुरी तरह से, और मर्दों पे कंपेयर टू वुमेन ये ज़्यादा अटैक करता है। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि कुछ ट्रायल्स नए की जाएं जिस तरह से, जिसमें हम फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन दें खवातीनों मर्दों को, जो खवातीनों का हार्मोन होता है, तो मे बी दे विल डू बेटर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मैं कल एक रिसर्च देख रही थी, जो पहले खवातीन का रेशो था वो बढ़ गया और 10 to 12% बढ़ गया है खवातीन का रेशो भी। मुझे बताइए, जिस तरह से नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ रहे हैं, इफेक्टेड लोग बढ़ रहे हैं, सर हमारे पास इतना ज़्यादा स्टाफ मौजूद है, हमारे पास इतने डॉक्टर्स मौजूद हैं कि टेक केयर कर सकें, टैकल कर सकें इतने बड़े नंबर्स को? देखिए, वो पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है इतने स्टाफ। अगर लोग चलते चले जाएं, आपने देखा है कि न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में हॉस्पिटल्स वर बिकमिंग ओवरवेल्म्ड। वो जब एक रेशियो पे पहुंच गए थे, आप ये देखिए हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उतने कितनी थी शुरू में बिफोर हैंड। मेरे हिसाब से जो हेल्थ सर्विसेज अभी काम कर रही हैं वो अपने एक्सपेक्टेशन से बढ़ के बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं ऑलरेडी, और अब जब ये बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू कीप अप। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला आसानी करे हमारे लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च किया है और जो ये बात कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स पे जिन पेशेंट्स को डाला जा रहा है, बेसिकली कॉज ऑफ डेथ वेंटिलेटर पे डालना है। आप लोग कुछ इस तरह का सोच रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मकसद है इस बात का? सर देखिए, ये जो डिजीज़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। हम लोगों को जो सिखाया जाता है, जो हमें पता है एक चीज़ के बारे में कि किसी के बहुत ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो उसको हमको डेफिनेटली वेंटिलेटर पे डाल के उसकी ऑक्सीजनेशन और ये सब चीज़ों को बेहतर करनी पड़ती है। मगर अब हमें पता लग रहा है कि ये जो वबा है ये जिस तरह से अटैक करती है, ये वेंटिलेटर पे जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को तो वेंटिलेटर पे जाना लाजमी है और पड़ जाता है, और फिर लोग बाय द वे हमने आखान में भी काफ़ी लोगों को वेंटिलेटर पर रखकर उनको सेहतियाब भी हुए, वेंटिलेटर से उतर भी गए हैं। जस्ट सो यू नो, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा। और हमारे माशाल्लाह डेथ रेट्स जो हैं वेंटिलेटेड पेशेंट्स के एक्चुअली इस वक्त वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से बेहतर है। ना मैं नज़र नहीं लगाना चाहता इस चीज़ को, मगर ये है कि वी आर डूइंग रियली वेल माशाल्लाह। हमारे कुछ क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट हैं हु आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब माशाल्लाह। नाउ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वेंटिलेटर पे बंदा पहुंचे ही नहीं, हम उसको ज़्यादा से ऑक्सीजन दें। हमने एक तरीका शुरू किया, हमारे पास एक डॉक्टर मासूम अकील है, वो पेशेंट को प्रोन यानी पेट पे लटाती हैं और फिर ऑक्सीजन देती हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये सब चीज़ें सिखाने के लिए किरण हमने एक प्रोग्राम बनाया है, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम बनाया है, उसे हमने टेली ICU कंसल्ट प्रोग्राम बनाया है, जिससे अगर कोई डॉक्टर हैं गवर्नमेंट अस्पताल में या किसी और अस्पताल में, उन्होंने ज़्यादा कोरोना मरीजों को नहीं ख्याल रखा हुआ है, खासतौर से क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को, हम उन मरीजों को, हम उन डॉक्टरों से, हमारे पास एक हॉटलाइन है, वो हमारे हॉटलाइन पे फोन करें। अच्छा सर, एक और डॉक्टर साहब जी आप कंप्लीट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, खास तौर पे कुछ पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर, जिन बच्चों को नॉर्मली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और अगर वही ऑक्सीजन कोरोना पेशेंट को लगाया जा रहा है, तो क्या सर ये डिसीज़ इससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकती है? देखिए ऑफ कोर्स, अगर ये जो किसी बच्चे को अगर कोरोना नहीं है तो उसको डेफिनेटली जो इक्विपमेंट है, जिस किसी को अगर कोरोना है, वो जो प्लास्टिक ट्यूबिंग है, इक्विपमेंट है, डेफिनेटली वो उसके ऊपर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो जो कोरोना पेशेंट को होगा
वो बिल्कुल डिफरेंट और सेपरेट होना चाहिए। वो जो एक मरीज है जिसको नहीं है उसको बिल्कुल डेफिनेटली आइसोलेट और दूर एक दूसरे से लाजमी है कि वो रखें। अच्छा सर, कुछ पॉलिटिशियंस की बात बता रहे हैं, खासतौर पर पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जो इस बात को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि अब पॉलिसी कुछ इस तरह से बनाई जा रही है कि जहाँ पर लोग मौजूद हैं, दिल के पेशेंट हैं, जिगर के पेशेंट्स हैं, जो सिवियर कंडीशन में, उन पेशेंट्स को वहाँ से निकाला जा रहा है और उसे कोरोना वार्ड बनाकर मुंतकिल किया जा रहा है। सर, क्या यहाँ पर पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पर, सिंध में आपके पास इस तरह की कोई कंप्लेंट्स आई हैं? और अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो पेशेंट्स जो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी रिस्क पर है, उनका क्या होगा अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि कोरोना के पेशेंट्स को रखने के लिए ख़ास जगहें बनाई जाए। जिस तरह से हमने और बाकी दूसरे अस्पतालों में भी हमने एक पूरी बिल्डिंग मुंतकिल हुई है कि उसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे सारे कोरोना के मरीज हैं और बाकी पूरा अस्पताल, आप जिन्होंने आखिर देखा है, बहुत बड़ा अस्पताल है, बाकी और कहीं नहीं है कोरोना के मरीज, सिर्फ एक जगह में एग्जैक्टली। अच्छा, वहाँ जो डॉक्टर है वो भी डिफरेंट है, जो वहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं, स्पेशल चीज़ है, वो घर भी आते जाते डिफरेंट है। और जो हमारी टेस्टिंग के एरिया है वो भी बिल्कुल एक कोने में कैंपस में हमने खास बनाया कि जिसकी इवन टेस्टिंग हो वो एक जगह से करके चला जाए। ये बहुत लाजमी है कि जहां कोरोना के मरीज हैं उस जगह को आइसोलेट किया जाए। ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, एक जड़ी बूटी है सना मकी, इसके बारे में इमरान इस्माइल साहब ने ट्वीट किया है फैसल सब्जवारी से आपको बताते हुए कि आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन मैं ये देख रही हूँ सोशल मीडिया पे एक थ्रेड चल रही है कि भाई इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि इनफैक्ट ये नुकसानदेह है। तो आपके पास कोई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया हो, फायदा हुआ हो, ताकि नाजरीन अगर देखें फायदा दे रही है तो फिर उनको भी फायदा पहुंचे? अब आप आज बात पे हंसेंगी, हो सकता है क्योंकि मैं बाहर बहुत साल रहकर आ गया हूँ, मुझे पता नहीं है सन्ना मक्की होती क्या चीज़ है, आप बता सकती हैं? मुझे खुद भी नहीं मालूम। कोई गालिबन कोई जड़ी बूटी है, कोई पत्ती टाइप की जो मैं देख रही थी, पत्ते हैं बारीक से, तो वो उसको उबाल के पीने के लिए। ठीक है, अगर आपको मालूम ही नहीं है तो फिर हम इस पर बात ही नहीं करते। मुझे बता दीजिए, खान साहब बड़े मुतमईन है। ये ट्विटर पैगाम इमरान इस्माइल साहब का, नाज़रीन ये मैं दिखा भी रही हूँ, जिन्होंने कहा है कि मैंने भी इस्तेमाल किया था, आप लोग भी इस्तेमाल करें, इसमें शफा है। डॉक्टर साहब, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा इत्मीनान महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुतमईन है, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। क्या डॉक्टर आदिल भी यही समझते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल है और अगले 4 हफ्ते हमारे लिए नॉर्मल साइड पे हम जाएंगे या क्रूशियल कंडीशन की जानिब जाएंगे? देखिए, आप किसी भी साइंटिस्ट से ये पूछ लें कि ये जो कर्व है, ये कर्व ऊपर जा रही है, इसको नीचे करने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है, लॉकडाउन करने पड़ते हैं और सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है जिससे वायरस जो है किसी दूसरे को ना लगे। अगर हम ये चीज़ें ना करें तो फिर ये किस तरह से जो कर्व है ये नीचे आएगी? साइंस तो ये नहीं कहती कि ये कर्व किसी तरह से नीचे आएगी अनलेस ये मेजर्स किए जाएं। ठीक है, इसमें कसूर हमारा है कि हम सही से अवेयरनेस नहीं पैदा कर सके, या फिर गवर्नमेंट्स का है कि वो पॉलिसीज को बनाकर उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं करवा सके? बहरहाल बुरी खबर ये है कि यहाँ पर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। डॉक्टर आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी ना हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।